नमस्कार सभी साथियों को। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। प्रिया जी हैं, प्रिया जी नमस्ते, बहुत बहुत शुभाशीष आपको प्रिया जी। और जितने भी लोग आ चुके हैं वो प्लीज एक बार जो है ना जरूर बताएंगे, जो लोग आ चुके हैं। राज चौहान है, राज जी आपको बहुत बहुत शुभाशीष। आशीष यादव हैं, रोहित कुलपहर जी हैं, रोहित जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सूरज कुमार मिश्रा जी हैं, हर्षित हैं, विशाल हैं, विशाल जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। अमर बहादुर हैं, हरिओम तोमर हैं आगरा से, और गौरव कुमार जी हैं, सुभाष हैं, अभिषेक पांडे हैं, सचिन राजपूत हैं, खुशबू राजपूत हैं, गौरव जी हैं, मिस्टर पुनीत, मीनाक्षी पटेल, मृत्युंजय कुशवाहा, लव सोम हैं, सचिन कुमार वर्मा हैं, रोहित साहनी हैं, शिवम त्रिपाठी हैं, और ठीक है सचिन वर्मा जी भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी साथियों का। आनंद सोनी हैं और अनिकेत कनौजिया हैं। सब लोग अच्छे हैं। कल मेरी तबीयत खराब थी मेरे प्यारे बच्चे। देखिए एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास कल शाम 6 बजे, तो फिर इस वजह से कल मैं आपकी क्लास भी नहीं ले पाया, और भी जो मेरी शाम की क्लास होती है उनको भी नहीं ले पाया। थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो बस उसी को लेकर जो है ना। जी, और सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अब मुझे आप यहाँ तक बताएंगे कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया, ठीक है, जो भी ये चीजें हमने डिस्कस की, और मैं अभी आपका टॉपिक देख रहा था, ठीक है ना, फिर से इसने गलती कर दी, फिर से डाल दिया, ठीक है, ग्रामीण प्रवेश, और डाल रखा है पुरस्कार वाला नेक्स्ट पार्ट, जबकि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चल रहा है। तो अब ये दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चे कि हम अपने स्तर पर सारी चीजों को सही कराते हैं, लेकिन ये शेड्यूल करने वाले फिर से चीजों को गलत कर देते हैं। जी, ठीक है, तो सब ठीक है, सब ओके है। आइए, तो जो जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं आप सभी को पता है, लेकिन फिलहाल हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं, है ना भैया। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अभी हम पढ़ रहे हैं। संरक्षण अधिनियम, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ। देखिए, दो तीन चीजें मैं आपसे पूछूंगा, मैं आगे तभी लिखूंगा जब आप उसका उत्तर दे देंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में, ठीक है, कितने अध्याय हैं, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, एक बेसिक सा प्रश्न कि भाई इसमें कितनी धाराएं हैं, ठीक है ना, और इस अधिनियम को लागू कब किया गया, वो डेट क्या है। तीन सवाल मैंने आपसे पूछे, और उम्मीद करूंगा कि आप इन तीनों सवालों के मुझे, ठीक है, जवाब देंगे। विकास यादव जी, नहीं विकास नहीं विकास जी, आप विकास जी कह रहे हैं कि सर आप रुचि नहीं ले रहे हमारे सब्जेक्ट में। अगर रुचि नहीं ले रहा मेरे प्यारे बच्चे आपके सब्जेक्ट में, तो आपके इस नए सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ा रहा होता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और उससे पहले देखिए जितने भी पर्यावरण संबंधी पुरस्कार हैं, पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन, पर्यावरण संबंधी प्रमुख व्यक्तित्व, और जितने भी आपके सम्मेलन हुए 2022 से पहले पहले, क्योंकि 2022 के बाद वाले को मैं अपडेटेड डेटा में बताऊंगा, वो मैं कैसे करा देता। आप बताओ मुझे, अगर रुचि नहीं, क्योंकि ये किसी विषय का हिस्सा तो है नहीं, और ये बात हकीकत है। ठीक है, देखो मैं, आप ये कहेंगे कि है ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ जहाँ सब हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि देखो ये विषय मेरा भी नहीं है, क्योंकि ये किसी विषय का हिस्सा नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ सब हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर वहां पर ठीक है मैं आगे आके अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम थी, एक मेल आया था आज एक बच्चे का, वो इस लेक्चर को जरूर देख रहा हो भैया। तो वो कह रहे थे कि सर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, दिग्विजय सर का जो बोर्ड है उसे चेंज करवाओ। एक बच्चे ने टाइमिंग को लेकर मेल किया था कि टाइमिंग, तो टाइमिंग मैंने बता दी मेरे प्यारे बच्चे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरी क्लास शाम 6 बजे ही होगी, क्योंकि स्टूडियो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा बोर्ड आज मैंने थोड़ा ठीक करवाया है, लाइटिंग थोड़ी कम करवाई है, मैं थोड़ी सी लाइटिंग और कम करता हूँ, है ना। जी, मैंने थोड़ी सी लाइटिंग और कम कर दी, अब सही है, अब और ज्यादा अच्छा आ रहा होगा। जी, बहुत अच्छे है ना जी। ओके ओके, तो हाँ आपने बताया कि सर इसमें अध्याय 7 हैं, आपने बताया कि सर धाराएं इसमें 66 हैं, लेकिन लागू कब किया गया था।
लागू जो करने वाली डेट थी वो डेट आपको बतानी है। 1972 में हुआ, ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, लेकिन वो डेट आपको बतानी है सर जिस डेट इस अधिनियम को लागू किया गया। तो मैं यहां पर जानना चाहूंगा कितने हमारे प्यारे साथी हैं जो उस डेट को बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो थोड़ा सा इसमें काला आ रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड एकदम सही दिखाई दे रहा होगा, है ना। बेटा क्लास ना होने पर मैंने मैनेजमेंट से बोला था इन्फॉर्म कर देना बच्चों को, क्योंकि उस समय बच्चे, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास था, तो मैंने इन लोगों से बोला कि, और ये यहाँ की गलती है, आप लोग क्या सोचते हो कि सब टीचर ही कर रहा है। टीचर का काम बेटा कंटेंट तैयार करना है, और टीचर बेसिकली कंटेंट भी तैयार नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं अपने विषय का करता हूँ, खुद करता हूँ, मेरा कोई कंटेंट राइटर नहीं है। तो टीचर का काम कंटेंट तैयार करना और आपको पढ़ाना, ये दो काम है। बाकी का क्लास वगैरह शेड्यूल करना, पीडीएफ कर देना बच्चे, हमें तो पता भी नहीं कि इस काम को कौन करते हैं। डेट नहीं बताए थे यार, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, जरूर डेट बताए होंगे जी। ठीक है, जरूर डेट बताए होंगे भाई, डेट कैसे हो सकता है कि डेट, कोई बात नहीं, अगर नहीं बताई तो मैं आपको बता देता हूं, 9 सितंबर को, ठीक है ना, 9 सितंबर, 9 सितंबर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बताने लग गए, पल्लवी ने भी बताया और अब आशुतोष पटेल ने भी बताया और रंजना भी बता रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने बोला कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इस लीगल डॉक्यूमेंट में 7 अध्याय हैं, 66 धाराएं हैं, 9 सितंबर को, ठीक है, इसको लागू किया गया है। लेकिन अब इस अधिनियम में है क्या मेरे प्यारे बच्चे कि इस अधिनियम में वन्यजीव संरक्षण के लिए, ठीक है, प्रयास किए गए हैं। और वन्यजीव के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो वन्यजीव के अंतर्गत, वन्यजीव की परिभाषा आपको बताई थी, वन्यजीव की परिभाषा में बताया था कि केवल स्तनधारी नहीं होते, वन्यजीव के अंतर्गत मधुमक्खियां भी आती हैं, तितलियां भी आती हैं, मछलियां भी आती हैं, कीट पतंगे भी आते हैं, जलीय और भूमि वनस्पतियां भी आती हैं, और प्लस ऐसा कोई भी जीव जो किसी एक आवास का हिस्सा है, जो किसी एक हैबिटेट का हिस्सा है, वो वन्यजीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब यहां पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में किस किस को परिभाषित किया गया है, हम इसके बारे में यहां पर देखेंगे, और हम इसमें एक चार्ट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे जी। हम इसमें एक चार्ट बनाएंगे, देखेंगे एक ऐसा चार्ट, और यहां पर हम सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आओ, है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम देखेंगे धारा 2(1), ठीक है, तो आपको लिखनी है धारा 2(1). अब धारा 2(1) में किसको परिभाषित किया गया है, तो आप कहेंगे धारा 2(1) में पशु को परिभाषित किया गया है। किसको, पशु को, कि भाई एनिमल कौन होगा, एनिमल को परिभाषित किया गया है धारा 2(1) में, कि पशु कौन होगा, पशु क्या होगा। तो पशु के अंतर्गत कौन कौन शामिल है ना, पशु के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें धारा 2(1) में पशु को परिभाषित किया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि धारा 2(1) में किसको, वाइल्ड लाइफ को परिभाषित किया गया है, वाइल्ड लाइफ को परिभाषित किया गया धारा 2(1) में। शायद ही मैंने लास्ट टाइम बता भी दिया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कि इसमें हम उभयचर, जो उभयचर होते हैं, मतलब उभयचर मतलब जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। हम इसमें जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी, अरे भाई, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए बिन बुलाए मेहमान। हाँ, उभयचर बेटा, इसमें स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं वे वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं, स्तनधारी वो वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। अ- वो वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं स्तनधारी। इसमें बच्चे, ठीक है, उभयचर हो गए, स्तनधारी हो गए, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप ये वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनको वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, पक्षी जितने भी वर्ड्स हैं, पक्षी, उनको
और उनके बच्चों को, और उनके बच्चों को। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें मेरे प्यारे, कोई भी बच्चा, ठीक है, जितनी योग्यता और क्षमता मेरे अंदर है बच्चे, ठीक है, उस योग्यता एवं क्षमता के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। और आप विश्वास मानिएगा कि बस आप मेरे लेक्चर को 1 से 2 बार घर पे जाके रिवीजन कर लेना। ठीक है, फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज, किसी की भी टेस्ट सीरीज चलती हो लेखपाल के लिए इन विषयों की, फिर आप टेस्ट सीरीज लेना। आप ये नहीं पाएंगे कि नए विषय में सर, ठीक है, हमें आनंद नहीं आया, हमें क्वेश्चंस नहीं मिले। अगर किसी ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस टेस्ट सीरीज बनाई तो जितना पढ़ा दिया उतने में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको ठीक है, प्रॉमिस करता हूं। तो इसमें उभयचर को शामिल करते हैं, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और पक्षियों के मेरे प्यारे बच्चे जो भी बच्चे हैं, देखिए इसमें शामिल करेंगे। प्लस पक्षी और उभयचरों के अंडे भी, ठीक है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, जो उभयचर होते हैं, वो अंडे भी देते हैं, तो पक्षी और उभयचरों के अंडों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, पक्षी और उभयचर जो हैं, उभयचर, उनके अंडों को भी शामिल किया जाता है। अंडों को भी शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। पक्षी और उभयचरों के अंडों को भी हम इसमें शामिल करते हैं। क्लियर है? धारा 2(1) में। अब इसके बाद अगली धारा है धारा 2(2). धारा 2(2) में पशु लेख शामिल है। पशु लेख मतलब एनिमल आर्टिकल बच्चे, एनिमल आर्टिकल इसमें शामिल है। एनिमल आर्टिकल हालांकि मैं बता चुका था, बस एक बार आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या कमेंट है बार बार मेरे भाई का, एक सेकंड रखेंगे मेरे भाई। जी, चलो ठीक है, डेट मैंने बता दी, 9 सितंबर है। अच्छा, दूसरा, धारा 2(16) में मैंने क्या बताया था? धारा 2(16) में मैंने क्या बताया था आपको पता है? धारा 2(16) में मैंने शिकार बताया था, हंटिंग को बताया था। धारा 2(16) में मैंने क्या बताया था? हंटिंग को बताया था कि हंटिंग के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं धारा 2(16) में। चलिए, धारा 2(2) में मैंने पशु लेख बताया। देखिए कि पशु लेख क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो पशु मतलब पशु लेख, एनिमल आर्टिकल, कोई भी पालतू या जंगली जानवर बच्चे, बर्मिन को छोड़कर, कोई भी पालतू पशु या जंगली जानवर बर्मिन को छोड़कर, कोई भी पालतू पशु हो या वन्य जीव हो, वन्य जीव, लेकिन किसको छोड़कर? वर्मिन को छोड़कर, वर्मिन को छोड़कर, कोई भी पालतू पशु हो या वन्य जीव हो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी पालतू पशु हो या वन्य जीव हो। तो कोई भी पालतू पशु या फिर वन्य जीव, लेकिन इसमें हमको किसे छोड़ना है? वर्मिन को छोड़ना है, वर्मिन से छोड़कर, वर्मिन को छोड़कर। तो उनसे बनी वस्तु, उनसे बनी वस्तु, उनसे बनी वस्तु, हम उसको क्या कहते हैं? उनसे बनी वस्तु को हम एनिमल आर्टिकल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे हाथी दांत की बनी वस्तुएं एनिमल आर्टिकल है, हाथी दांत से निर्मित वस्तु, हाथी दांत से बनी वस्तु, वह किस में शामिल है? एनिमल आर्टिकल में शामिल है। अब धारा 2(16), 2(16), यस, इसमें शिकार शामिल है, इसमें हंटिंग शामिल है। और हंटिंग की परिभाषा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। हंटिंग की परिभाषा आप मुझे बताएंगे सर कि हंटिंग क्या है। भाई कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गया था। लेकिन आगे भी हो सकती है आपकी, ठीक है, क्लास, ठीक है, क्योंकि वो जो
चीज थी वो पूरी नहीं हो पाई मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, आगे कभी भी होगी मैं आपको बता दूंगा कभी भी। ठीक है, चलिए अब हंटिंग क्या है, शिकार क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें शिकार के अंतर्गत आपको इतना पता होगा कि शिकार के अंतर्गत किसी भी वन्य जीव को, किसी भी जानवर को पकड़ना, किसी भी जानवर को आप पकड़ें, किसी भी जानवर को पकड़ना, किसी भी जानवर को मारना, है ना। अगर आप ठीक है उस जानवर को मारते हैं तो हंटिंग है ही, वही मारना। लेकिन आप पकड़ भी रहे हैं, ठीक है, तो भी हंटिंग के अंतर्गत शामिल है। यदि आप उसको जहर दे रहे हैं, जहर देना, या फिर फंदा लगाना, फंदा फंसाना, ठीक है, जहर देना, जहर देने के साथ साथ या फिर आप फंदा फंसा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कर भी नहीं रहे, अगर आप ऐसा करने का प्रयास भी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो वो हंटिंग के अंतर्गत आता है। फंदा फंसाना, ऐसा करना या करने का प्रयास भी अगर आप कर रहे हैं, करने का प्रयास भी आप कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वह शिकार है ही, तो वह शिकार है ही। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अगर किसी भी जानवर को पकड़ने का प्रयास करना क्या शिकार के अंतर्गत आता है, क्या शिकार के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे जी हां बिल्कुल शिकार के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चे। इनफैक्ट किसी भी जानवर को भगाना, ठीक है ना, किसी भी जानवर को भगाना और उनके अंगों को चोट पहुंचाना। देखो देखिए इस प्रश्न पे मेरा ये पेन गिर गया, और अगर इस प्रश्न पे पेन गिर गया तो आप समझ लेना मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें प्रयास करना, इसमें किसी भी जानवर को भगाना, किसी भी जानवर को भगाना, वो भी शिकार के अंतर्गत शामिल है। या फिर उसके आप अंडों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसके अंडों को क्षति पहुंचाना, उसके अंडों को क्षति पहुंचाना, ठीक है, उसके अंडों को क्षति पहुंचाना, तो ये भी किसके अंतर्गत शामिल है मेरे दोस्त, ये भी शिकार के अंतर्गत शामिल है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ ये बात। अब हम बात करेंगे वर्मिन, ठीक है, बर्मिन क्यों नहीं शामिल, जी कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, बर्मिन, देखो कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मोटा मोटी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एनिमल आर्टिकल क्या होता है, ठीक है, हंटिंग क्या होता है, और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। आज मैं उनके धाराओं के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं, है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो वो मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको ट्रॉफी बताई थी, ट्रॉफी क्या है, आज मैं उनसे संबंधित धाराएं बता रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, धारा 2 क्लॉज 34, धारा 2 क्लॉज 34 में क्या है, वर्मिन है, वर्मिन शामिल है। धारा 2 क्लॉज 34 में क्या शामिल है, बर्मिन शामिल है। बर्मिन में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बर्मिन का मतलब होता है, यस, बर्मिन का मतलब होता है बेटा ऐसे जंगली जानवर जो अब अनुसूची संख्या 5 में है। मैं प्रत्येक प्रकार की अनुसूची के बारे में बताऊंगा। तो वे जंगली जानवर जो अब अनुसूची संख्या 5 में है, मतलब अगर वो अनुसूची संख्या 5 में है तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे केंद्र सरकार ने उन्हें अधिसूचित कर दिया है कि वो बहुत महत्व के जानवर नहीं है। और जब वो बहुत महत्व के जानवर नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है किसी निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप उनका शिकार कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो जो जानवर, ऐसे जंगली जानवर बेटा जो अनुसूची संख्या 5 में, ठीक है ना, है, जो अनुसूची संख्या मेरे प्यारे बच्चे 5 में है, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है कि वे बर्मिन है, वे बर्मिन है। तो ठीक है, ये खेती के लिए, पालतू पशुओं के लिए या मनुष्यों के लिए, ठीक है, हानि पहुंचा सकते हैं। तो हानि पहुंचा सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए आप इन जानवरों को क्षति पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप उन जानवरों को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो जिनको, जिनको अनुसूची संख्या 5 में, 5 में निर्दिष्ट किया गया, किया गया केंद्र सरकार के द्वारा बच्चे ये अधिसूचित किए गए हैं,
ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिसूचित किए गए, द्वारा यह अधिसूचित किए गए। केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिसूचित किए गए, केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिसूचित किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का, मेरे प्यारे बच्चे, कोई इश्यू होगा। सर योगेंद्र कह रहे हैं इन धाराओं का क्या उपयोग है? भैया ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये उपयोग है इन धाराओं का, ये पूछ ली जाती है बर्मन, है ना जी। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। तो वे जंगली जानवर, ठीक है ना, जो अनुसूची संख्या 5 में बच्चे थे, जो अनुसूची संख्या 5 में जिनको निर्दिष्ट किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किए गए थे। लेकिन अब क्या हुआ है बच्चे, देखिए अब जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में एक संशोधन हुआ है 2022 में। 2022 में होने वाले इस संशोधन से जो अनुसूची संख्या 5 है वो हटा ली गई है। अब केवल 4 ही अनुसूची बनती है, या 4 ही अनुसूची मिलती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब केवल कितनी अनुसूची है? केवल 4 अनुसूची हैं अब केवल, ठीक है। तो इसको आप लिखना नोट में, नोट में आप लिखना कि अब वर्तमान में, ठीक है, 4 ही अनुसूची हैं, 4 ही अनुसूची हैं, क्योंकि, ठीक है ना, 2022 में, 2022 में संशोधन के द्वारा, संशोधन द्वारा 5वीं अनुसूची को हटा दिया गया। 5वीं अनुसूची को हटा दिया गया 2022 में संशोधन के द्वारा 5वीं अनुसूची को हटा दिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वर्तमान में 4 ही अनुसूची हैं बच्चे, क्योंकि हमने 5वीं अनुसूची को हटा दिया गया जी। है ना? ओके, बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम आएंगे, ठीक है ना, ट्रॉफी। ट्रॉफी के बारे में एक सामान्य सी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ट्रॉफी है क्या, ठीक है। ट्रॉफी के बारे में बेटा एक सामान्य सी परिभाषा आलोक मैंने बताई थी। ट्रॉफी क्या है? ट्रॉफी के बारे में जो जिक्र है वह 231 में है, ठीक है। धारा 2 का 31वां क्लॉज है जिसमें ट्रॉफी के बारे में चर्चा की गई है। ट्रॉफी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? किसी भी जानवर का पूरा शरीर या किसी भी जानवर का कोई हिस्सा जिसको संरक्षित किया गया है, किसी भी जानवर का पूरा शरीर या फिर किसी भी जानवर का बेटा पूरा हिस्सा जिसको संरक्षित किया गया है, जैसे किसी की खाल को संरक्षित किया गया, किसी के सींग को संरक्षित किया गया, या फिर किसी के दांत को संरक्षित किया गया, किसी के पंख को संरक्षित किया गया, किसी के अंडे को संरक्षित किया गया, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रॉफी कहते हैं। ये ध्यान रखना, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉफी कहेंगे। तो किसी भी जानवर का पूरा शरीर या हिस्सा जिसे संरक्षित किया गया हो, किसी भी जानवर का पूरा शरीर या हिस्सा जिसे संरक्षित किया गया हो, जिसे संरक्षित किया गया हो, किसी भी जानवर का पूरा शरीर या हिस्सा, जैसे, ठीक है, किसी का, मान लीजिए किसी भी जानवर की खाल हो गई, किसी भी जानवर का सींग हो गया, किसी भी जानवर का पंख हो गया, किसी भी जानवर के अंडे हो गए, किसी भी जानवर का मेरे प्यारे बच्चे दांत हो गया, तो उसको हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? उसके अंतर्गत उसको हम
ट्रॉफी के अंतर्गत शामिल करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो ट्रॉफी है। ठीक है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, ट्रैक्सीडर्मी। ट्रैक्सीडर्मी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ट्रैक्सीडर्मी। ठीक है, ट्रैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, ये जो टैक्सीडर्मी है, इसका उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है धारा 232 में मिलने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। धारा 2 की 32 में क्लॉज में देखने को मिलता है टैक्सीडर्मी। अब टैक्सीडर्मी का मतलब है कि जो ट्रॉफियां तैयार की गई हैं जी, जो ट्रॉफियां बेटा तैयार की गई हैं, तो ट्रॉफियों को तैयार करने, संरक्षित करने या फिर ट्रॉफियों को ठीक करने की जो प्रक्रिया है, उसको ट्रैक्सीडर्मी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रैक्सीडर्मी। तो मतलब जो ट्रॉफियों को तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद गुंजन उन ट्रॉफियों को संरक्षित किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है, उनकी क्यूरिंग की जाती है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम ट्रैक्सीडर्मी कहते हैं ना। तो ट्रैक्सीडर्मी क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है ट्रैक्सीडर्मी, जिसके अंतर्गत ट्रॉफी को ट्रॉफी को तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत ट्रॉफियों को बेटा देखिए न केवल तैयार किया जाता है, बल्कि उसके अंदर ट्रॉफियों को आपको देखिए संरक्षित किया जाता है। संरक्षित भी करेंगे आप, ठीक है। जो ट्रॉफी है मतलब किसी भी जानवर का पूरा शरीर या हिस्सा जिसे संरक्षित किया गया है, तो जो ट्रॉफी है आप ट्रॉफी को तैयार कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं या फिर ठीक कर रहे हैं, ठीक किया जाता है या फिर आप उसे ठीक कर रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रैक्सीडर्मी के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रैक्सीडर्मी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि शिकार की प्रक्रिया में, ये शिकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शिकार की प्रक्रिया में देखिए केवल मारना ही शामिल नहीं होता। शिकार की प्रक्रिया में केवल मारना ही शामिल नहीं होता। शिकार की प्रक्रिया में बेटा अगर आप जानवर को भगा रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो, पकड़ रहे हो, पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, वह भी शिकार की प्रक्रिया में शामिल है। तो मतलब शिकार की प्रक्रिया को आप सोचो कितना व्यापक बना दिया गया कि मतलब चाह कर भी कोई जो व्यक्ति जो है वो ऐसा प्रयास भी ना करे, है ना कमलदीप, चाह कर भी वो व्यक्ति ऐसा प्रयास ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी, वो उसको हम शिकार बोलते हैं। तो ये अभी तक हमने सारी बातें समझाई और उम्मीद करता हूं, लेकिन मतलब अब तो हटा दिया गया, केंद्र सरकार ने पहले इसको अनुसूची संख्या 5 में निर्दिष्ट किया था, अब हटा दिया गया जी। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक बार आप क्या करेंगे जी, एक बार आप क्या करेंगे कि जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे फटाफट से, और मैं भी एक बार क्या करूंगा, एक मिनट यहां पर एक फाइल इंपोर्ट करता हूं, यस्टरडे डाउनलोड डॉक्यूमेंट में नहीं है, शायद हटा दी वो फाइल। चलो आइए, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर अच्छे से एक बार ठीक है इसे अच्छे से रिवाइज करें क्लास में। हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चे ताजा मांस या खाल उसे संरक्षित किया गया है तो वो ट्रॉफी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर वो संरक्षित किया गया है तो वो गलत होगा, अगर संरक्षित किया गया है तो वो ट्रॉफी होगा। ठीक है, तो वो ट्रॉफी हो गया। मैं बताऊंगा बेटा इनके उल्लंघन पर क्या क्या दंड दिया जाता है, कौन कौन सा दंड दिया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण की अनुसूचियां। एक बार आप इसे रिवाइज कर लो। ठीक है, क्लियर है। आइए अब वन्य जीव संरक्षण की अनुसूचियां। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियां, है ना बच्चे। अधिनियम की अनुसूचियां, संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियां। अब यहां पर देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियों के बारे में बात करें तो अनुसूची संख्या एक, अनुसूची संख्या 2, अनुसूची संख्या 3, अनुसूची संख्या 4। अब 5 भी तो रही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तो 4 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में जो सर्वाधिक लुप्त प्राय पशु हैं उनको शामिल किया जाता है। सर्वाधिक संकटग्रस्त संकटग्रस्त पशुओं को शामिल किया जाता है अनुसूची संख्या 1 में। ठीक है, जो सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु हैं, देखिए सर्वाधिक संकटग्रस्त पशुओं को हम अनुसूची संख्या 1 में शामिल करते हैं। अब हम अनुसूची संख्या 2 पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इनमें जो अन्य संरक्षित पशु हैं जिनका कंजर्वेशन आवश्यक है, जिनका प्रोटेक्शन आवश्यक है, तो अन्य संरक्षित पशु को ठीक है ना, हम अनुसूची संख्या 2 में शामिल करते हैं। अब अनुसूची संख्या 3 पर आते हैं। इसमें हम संरक्षित पौधों की प्रजातियों को शामिल करते हैं। संरक्षित पौधों की प्रजातियों को शामिल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नया शब्द मिलेगा आपको देखने को, साइट्स। बच्चे ये साइट्स क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे चलकर, लेकिन साइट्स नमूनों के लिए, साइट्स के नमूनों के लिए जो प्रजाति संरक्षित की जाएंगी, साइट्स के सैंपलिंग के लिए जो प्रजाति यहां पर बेटा रखी जाएंगी, उनको अनुसूची संख्या 4 में रखा गया है उनको। ठीक है, तो अनुसूची संख्या 1 में जो सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु हैं, जो सर्वाधिक अच्छा संकटग्रस्त गलत लिखा है जी, माफ कीजिएगा। सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु जो हैं, सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु, इनको अनुसूची संख्या 1 में, इनको अनुसूची संख्या 1 में जो सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु हैं, अनुसूची संख्या 2 में अन्य संरक्षित पशु, 3 में जो संरक्षित पौधों की प्रजातियां हैं। देखिए कुछ पौधों की प्रजातियां जिन्हें हम संरक्षित करेंगे उनको अनुसूची संख्या 3 में और अनुसूची संख्या 4 में बच्चे। देखिए ऐसे कुछ सैंपल्स जिनको हम साइट्स को भेजेंगे, ठीक है, तो साइट्स को भेजेंगे ऐसे कुछ सैंपल्स, उनको हमने साइट्स के नमूनों के लिए संरक्षित रखे गए सैंपल्स को हमने ठीक है अनुसूची संख्या 4 में रखा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है, किसमें, अनुसूची संख्या 4 में रखा है। अब इसमें सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु के बारे में हम बात करेंगे कि सर्वाधिक संकटग्रस्त पशुओं का जो संरक्षण होगा, जिनका प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन संरक्षण, वह उच्चतम स्तर पर होगा। संरक्षण स्तर किस पर होगा, उनका संरक्षण उच्चतम स्तर पर होगा, उनका संरक्षण। देखिए यहां पर जो इनका संरक्षण होगा वह मध्यम स्तर पर होगा, संरक्षण मध्यम स्तर पर होगा। ठीक है ना, जो अनुसूची संख्या 3 में है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यहां पर जो उनका संरक्षण होगा इसको हम कहेंगे स्पेशल रेगुलेशन, विशिष्ट विनियमन, विशिष्ट विनियमन। ठीक है ना, स्पेशल रेगुलेशन, विशिष्ट विनियमन का मतलब है कि हाँ ठीक है उन पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बस केवल उनका रेगुलेशन किया जाएगा, उन पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत बड़े स्तर पर हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका स्पेशल ठीक है ना रेगुलेशन किया जाएगा। और साइट्स के लिए जो रखे गए हैं उन वो ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के पशु हैं बच्चे, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उन पर क्या किया जाएगा, नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए।
तो यहाँ पर संरक्षण का जो स्तर होगा, यहाँ पर संरक्षण का स्तर बेटा तो ये बहुत उच्च होगा। मतलब यहाँ पर हमें इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत दम लगाना पड़ेगा। मतलब इसके लिए हमें यहाँ पर मध्यम स्तर का है, यहाँ पर विशिष्ट, ठीक है, स्पेशल रेगुलेशन है, विशिष्ट विनियमन है, और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण है साइट्स के नमूनों के लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बाघ, शेर, काला हिरन और हिम तेंदुआ, वो इसमें आएंगे। बाघ, शेर, काला हिरन और हिम तेंदुआ वो इस कैटेगरी में शामिल है। हिम तेंदुआ मतलब वो अनुसूची संख्या 1 में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो बाघ, शेर, काला हिरन, हिम तेंदुआ ये अनुसूची संख्या 1 में आएंगे। सियार, लंगूर और किंग कोबरा ये मध्यम स्तर पे आएंगे। सियार, लंगूर और किंग कोबरा, किंग कोबरा है ना बच्चे, वे इसमें आएंगे, मतलब वो अनुसूची संख्या 2 में आएंगे। फिर संरक्षित पौधों की प्रजातियां मेरे प्यारे बच्चे जिसके लिए हमें विशिष्ट विनियमन की आवश्यकता है, इसमें पिक्चर प्लांट और ब्लू पांडा आएंगे। जो पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट और ब्लू पांडा वे इसमें शामिल होंगे, ब्लू पांडा वे इसमें शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो अनुसूची संख्या 4 है, 5 तो रही नहीं, जो 4 है जो साइट्स के नमूनों के लिए आरक्षित की गई है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें बेसिकली हम कोई विशिष्ट नहीं, ठीक है, किसी को शामिल नहीं करेंगे। बस इसके बारे में ये है, इसके बारे में है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियंत्रण स्थापित करने वाले, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड जिनका होता है, ऐसे पशु और वन्य जीवों के बारे में हम इनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे, ठीक है जी। उन जो अंतरराष्ट्रीय के हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो साइट्स की शेड्यूल, साइट्स की शेड्यूल 1, 2 और 3 में शामिल हैं, उनको हम यहां पर शामिल करेंगे। जो साइट्स के शेड्यूल 1, 2 और 3 में शामिल हैं हम उनको शामिल यहां पर करेंगे। साइट्स के शेड्यूल 1, 2 और 3 में शामिल हैं उनको शामिल करेंगे। जी ठीक है, तो एक आपकी एक बहुत बड़ी समस्या ये दूर हो गई। फिर से एक बार बताता हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अध्याय 7 है, टोटल 7 अध्याय हैं, धारा 66 है, लागू 9 सितंबर को किया गया, ठीक है। ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे धाराएं हैं। धारा 2(1), धारा 2 का क्लॉज 1 जिसमें एनिमल को परिभाषित किया गया है। 66 धाराओं में से एक धारा है 2 जिसमें पशु को परिभाषित किया गया कि पशु के अंतर्गत उभयचर, स्तनधारी, मेरे साथ साथ बोलेंगे, पशु के अंतर्गत उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और उनके बच्चे, पक्षी और उनके बच्चे, उनके बच्चे, जिसमें पक्षी और उभयचर जो अंडे भी देते हैं ना, तो उनके अंडे भी इसमें शामिल हैं। जो अंडे देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, उनके अंडे भी इसमें शामिल हैं, उनके अंडों को भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। देखिए धारा 2 का क्लॉज 2 पशुलेख, एनिमल आर्टिकल्स, इसमें कोई भी पालतू पशु या वन्य जीव वर्मिन को छोड़कर उससे बनी हुई वस्तुएं इसमें शामिल करेंगे। कोई भी पालतू पशु या वन्य जीव वर्मिन को छोड़कर उनसे बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत से निर्मित पशु, मेरे प्यारे बच्चे, हाथी दांत से निर्मित वस्तु, उनको पशुलेख, एनिमल आर्टिकल, ठीक है। अब एनिमल आर्टिकल बच्चे जिस एनिमल से प्राप्त हो रहा है उसका कभी शिकार नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, बात समझ में आ रही है, उसको मारा नहीं जा सकता, कभी उसका शिकार नहीं किया जा सकता, आप कभी मार नहीं सकते, वो नेचुरली मर गया तो उसके बाद आप, ठीक है, उससे जैसे हाथी के मर जाने के बाद आप हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं बना सकते हैं मर जाने पर, लेकिन शिकार पशुलेख का, मतलब पशुलेख के अंतर्गत शामिल पशुओं का बेटा शिकार नहीं हो सकता है, मैंने बताया था। हंटिंग, शिकार के अंतर्गत आप किसी भी जानवर को पकड़ते हैं, मारते हैं, जहर देते हैं, फंदा फंसाते हैं उसमें, ठीक है, आप फंदा फंसाने का इनफैक्ट आप प्रयास भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं जानवर को भगाना, या फिर उसके अंडे को आप हार्म पहुंचा रहे हैं, उसके क्षति पहुंचा रहे हैं, तो वो हंटिंग के अंतर्गत आएगा। वर्मिन, ठीक है, वर्मिन मतलब जिसको अनुसूची संख्या 5 में बच्चे रखा गया था, केंद्र सरकार के द्वारा ये वर्मिन के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। चलिए वर्तमान में 4 अनुसूची है क्योंकि 2022 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से 5वीं अनुसूची को हमने हटा लिया। ट्रॉफी, किसी भी जानवर का पूरा शरीर या हिस्सा जिसे संरक्षित किया गया है उसको ट्रॉफी कहते हैं। जैसे किसी भी जानवर का पूरा शरीर या फिर कोई भी उसका हिस्सा, जैसे हाथी दांत के हाथी,
हाथी दांत का, ठीक है, हाथी का दांत, हाथी दांत, जैसे कि किसी के अंडे, पंख, सींग, खाल, उसको संरक्षित किया गया है, ठीक है, भविष्य के लिए, भविष्य की रिसर्च के लिए संरक्षित किया गया है, ठीक है, ऐसे। फिर ट्रैक्सीडर्मी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ट्रॉफी को तैयार करते हैं, संरक्षित करते हैं, ट्रॉफी को ठीक करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम ट्रैक्सीडर्मी कहते हैं। इसको टैक्सीडर्मी या ट्रैक्सीडर्मी कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अब 4 ही अनुसूचियां हैं जी, 4 अनुसूचियां हैं। सर्वाधिक संकटग्रस्त पशु अनुसूची संख्या 1 पर, ठीक है, जो अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा जो संकटग्रस्त पशु हैं वो हैं, इनका संरक्षण उच्चतम स्तर पर होगा। और इनमें कौन कौन से पशु शामिल हैं, इनमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो इनमें बाघ, शेर, काला हिरन, हिंद तेंदुआ आता है। दूसरा है अन्य संरक्षित पशु, इसमें जो संरक्षण का स्तर है वो मध्यम स्तर होगा, इसमें सियार, लंगूर, किंग कोबरा आएंगे। तीसरी अनुसूची है, इसमें संरक्षित पौधों की प्रजातियां शामिल है, इसमें विशिष्ट विनियमन, ठीक है, उनका स्पेशल रेगुलेशन होगा, ठीक है ना, कोई बहुत बड़े स्तर पर ना तो उनका संरक्षण होगा ना मध्यम स्तर पर, विशिष्ट रेगुलेशन, बस एक सामान्य सी देखभाल होगी, एक सामान्य सी केयर होगी। इसमें पिक्चर प्लांट आते हैं और ब्लू पांडा आते हैं। फिर साइट्स के नमूनों के लिए जिनको आरक्षित किया जाए, ऐसी प्रजातियां जो साइट्स के लिए आरक्षित की जाए, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण के लिए आवश्यक होती हैं, और ये ऐसी हैं जो साइट्स के शेड्यूल 1, 2 और 3 में लिस्टेड हैं। अगर वो भारत में पाई जा रही हैं तो फिर वह अनुसूची संख्या 4 में आएंगी जी, ठीक है, क्लियर है। अब इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की और भी धाराएं हैं, ठीक है, केवल इतना थोड़ी नहीं कि बच्चे धारा 2, ठीक है, तो इसकी और भी धाराएं हैं। अब ये तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियां हैं, ये धाराएं चल रही थी, ठीक है। अब जो प्रमुख धाराएं हैं, अब हम आगे प्रमुख धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, ठीक है, एक एक्ट बना था, ठीक है, जिसका नाम है एक बोर्ड बना था मेरे प्यारे बच्चे, जिसका नाम है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसको देखेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। आप में से कोई भी भैया ये बताए प्लीज, कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, कोई भी भैया, मेरा प्यारा भैया बताए कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसको कब अधिसूचित किया गया था? नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को बच्चे, जी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कब स्थापित किया गया था, प्लीज मुझे बताएंगे। लेकिन इसका जो उल्लेख है वह धारा 5(1) में है ना, यहां पे लिख देता हूं। इसका उल्लेख मेरे प्यारे बच्चे किस में है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 5(1) में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का उल्लेख है। वेरी गुड, बहुत अच्छे मोहित पाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आलोक ने भी बताया 2003, वेरी गुड बच्चे। 2003 में इसको अधिनियमित किया गया, इसको अधिसूचित किया गया, मतलब इसको शेड्यूल्ड किया गया या फिर इसको बनाया गया 2003 में, धारा 5(a) में है। अब ये ध्यान रखना बच्चे, ये बोर्ड क्या करता है कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज हैं सबकी समीक्षा करता है। वन्य जीव से संबंधित, वन्य जीव से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सभी पॉलिसीज की, सभी नीतियों की समीक्षा करता है। वाइल्ड लाइफ से संबंधित सभी नीतियों की समीक्षा करता है। आ रही बात समझ में बच्चे? वन्य जीव से संबंधित सभी नीतियों की ये क्या करता है? समीक्षा करता है। संरक्षित क्षेत्र जितने भी बच्चे, रिजर्व्ड एरिया हैं, जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, तो सभी के सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास विकास परियोजनाओं को मंजूरी देता है। अगर संरक्षित क्षेत्रों के आसपास कोई विकास परियोजनाएं चल रही हैं तो उनको मंजूरी देना इसी का काम होता है। संरक्षित क्षेत्रों के आसपास चलने वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना।
संरक्षित क्षेत्रों के आसपास चलने वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना। जी। धारा 5 है, वन्य जीव से संबंधित सभी नीतियों की समीक्षा और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास चलने वाली विकास परियोजनाओं को बच्चे मंजूरी देना। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। अब इसी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की तर्ज पर बच्चे, ठीक है, राज्य वन्य जीव स्टेट, ठीक है ना, बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इनकी भी स्थापना हुई। राज्य वन्य जीव बोर्डों की भी स्थापना हुई। और ये राज्य सरकार का काम है कि वो अपने अपने राज्यों में राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थापना करेंगे। ये राज्य सरकार का काम होता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो राज्य वन्य जीव बोर्ड जो है, राज्य वन्य जीव बोर्ड बच्चे हर एक राज्य का काम है कि वो राज्य अपने यहाँ, ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विकास परियोजना की समीक्षा करनी है या फिर वन्य जीवों का संरक्षण वगैरह करना है, तो उसके लिए जो है ना राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। अब हाँ, एक और बात यार, एक बात मैं भूल गया, माफ करना। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये बहुत पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं मेरे प्यारे बच्चे चीफ मिनिस्टर, उस राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य वन्यजीव बोर्ड के। राज्य वन्यजीव बोर्ड का जो उल्लेख है वह किस धारा में है? राज्य वन्यजीव बोर्ड का उल्लेख किस धारा में? बंदरोगा में पूछा गया था ये प्रश्न, बंदरोगा में, कि राज्य वन्यजीव बोर्ड का उल्लेख किस धारा में है। तो राज्य वन्यजीव बोर्ड का जो उल्लेख है वह धारा 6 में है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि राज्य सरकारों को सलाह देना, इस बोर्ड का काम है। ये बोर्ड राज्य सरकारों को सलाह देगा, राज्य सरकारों को सलाह देना किस पर बच्चे? किस पर? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्यों के निर्माण की। ठीक है, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य को अधिसूचित करना ये राज्य सरकार का काम होता है। और नेशनल पार्क को अधिसूचित करना ये केंद्र सरकार का कार्य होता है। तो राज्य सरकार को जितनी भी सेंचुरी हैं, सेंचुरी प्लस जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं, उनके चयन और प्रबंधन पर सलाह देना इसका कार्य होता है। निर्माण, ठीक है ना, नेशनल पार्क के चयन और प्रबंधन पर, राष्ट्रीय उद्यान के चयन, राष्ट्रीय उद्यान के चयन और प्रबंधन पर सलाह देना। ठीक है, तो राज्य सरकारों को सलाह देना, वन्य जीव अभयारण्यों के निर्माण, राष्ट्रीय उद्यान के चयन और प्रबंधन पर सलाह देना, ये इनका काम होता है। जी शिवम, शिवम, क्या ये बात समझ में आ रही है? धारा 6 में इसका उल्लेख है। ठीक है, धारा 6 में इसका उल्लेख है। धारा 5 ए में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का काम क्या होता है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का काम है कि वन्यजीव से संबंधित सभी नीतियों की समीक्षा और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास चलने वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना। इसका काम है कि राज्य सरकारों को सलाह देना वन्यजीव अभयारण्यों के निर्माण, उनकी देखरेख, उनके रखरखाव पर, ठीक है, और जो भी नेशनल पार्क है उनके चयन और प्रबंधन पर, ठीक है, राज्य सरकारों को सलाह देना, ये इसका काम होता है, राज्य वन्यजीव बोर्ड, जिसका अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो भाई, अब तो बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं। मैंने कहा था अब थोड़ा सा मुझे समय देना, मैं समझा दूंगा, क्लास के क्लास में आपको याद करवा दूंगा, बस आप थोड़ा सा मेरा साथ देना। ठीक है, जैसा मैं, ठीक है, समझाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, उनको आप साथ के साथ रिवाइज करते चले जाना बच्चे, बस। ठीक है करिश्मा?
आइए, अब थोड़ा-सा और आगे चलें कि आज के लिए इतना ही बताओ? अगर ऐसा है कि नहीं सर आज के लिए इतना ही, आज इतना ही हम रिवाइज़ कर पाएँगे, तो फिर ठीक है। नहीं तो अभी 6-7 मिनट बची हुई हैं, ठीक है? मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धाराओं को कंप्लीट करा दूँ। जैसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मैं बता दूँ बच्चे, जो कि धारा 38 ए में है। ओके है, चलो ठीक है, इतना ही। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।